सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक नया सेक्शन है। सेक्शन 194 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं ये मैंने खुद से लिख के बनाए हैं, तो कोई मैं वेबसाइट का आर्टिकल आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, आज पूरे नोट्स दिखाने वाला हूँ। तो टैक्स डिडक्शन ऑन परचेज ऑफ गुड्स सेक्शन 194 तो इतना दिन देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता था। परचेजेस जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है कि हम जब भी परचेज करते थे तो हम सर्विसेज परचेज करते थे और गुड्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो सर्विसेज की परचेजेस पे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी टीडीएस का प्रोविजन बहुत पहले ही ला चुका है। जैसे कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विसेज लेते हो या आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हो तो 194C बोल लो या आप 194J बोल लो, इन सब सेक्शंस के अंदर ऑलरेडी टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है। ठीक है, लेकिन गुड्स की जो परचेज थी इस पर टीडीएस का जो एप्लीकेबिलिटी था, अभी तक इनकम टैक्स एक्ट साइलेंट था, उसने कुछ नहीं बोला था कि गुड्स के परचेज पे कोई टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। ओके, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट ने फाइनेंस बिल 2021 में एक नया सेक्शन जोड़ दिया है 194Q, और 194Q के अंदर अब वो कह रही है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो ये जो गुड्स है ना उस पे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। अब टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? जनरली जो पेमेंट करता है वो पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करता है। अब पेमेंट कौन करता है? देखो, जब गुड्स खरीदे जा रहे हैं ना तो बायर पेमेंट करता है सेलर को। तो अगर आप एक बायर हो और आप अपने बिजनेस में सेल करने के लिए गुड्स तो खरीदते ही हो, यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो, मान लो आप बायर हो, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हो फिर भी आप अपने बिजनेस में कुछ गुड्स या एसेट्स, ये गुड्स सिर्फ वो गुड्स नहीं है, ये जो गुड्स यहां पर लिखा हुआ है ये सिर्फ वो गुड्स नहीं है जो आप रीसेल के लिए खरीदते हो, इनमें एसेट्स भी इंक्लूड है। देखो मैंने यहां लिख के रखा है, मतलब मान लो कि आपने अपने बिजनेस के यूज के लिए जेसीबी खरीद लिया, तो जेसीबी जो आपने खरीदा ना वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो यही चीज हमको यहाँ पर देखनी है। लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल डिटेल्स में समझाऊंगा, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस सेक्शन को समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हमारे बायर हैं उनको टीडीएस काटना है तो बायर को पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि हमारे ऊपर जो ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि नहीं इस 194Q के। अगर आपके ऊपर 194Q के कंडीशंस ही अप्लाई नहीं होते तो आप फालतू का सिरदर्द क्यों पालोगे? तो पहले बायर अगर आप हो तो आप चेक करो कुछ कंडीशंस, उससे आपको पता चलेंगे कि टीडीएस अंडर 194Q आपको करना है कि नहीं। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या चेक करना है? देखो स्टेप 1 में चेक वेदर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इज ग्रेटर देन 10 करोड़। तो सबसे पहले आप देख लो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो आपका टर्नओवर है क्या वो 10 करोड़ से ज्यादा है क्या? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा आता है, यानी कि अगर ये यस होता है तो आप आगे बढ़ो और स्टेप 2 को देखो। ठीक है, स्टेप 2 क्या कहता है? चेक वेदर देयर इज एनी एग्रीगेट परचेजेस ऑफ एवर 50 lakhs फ्रॉम एनी सेलर इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, मैं रेड से अंडरलाइन करता हूं, टर्नओवर जब आपको चेक करनी है ना तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की चेक करनी है। ठीक है, लेकिन जब आपको यह चीज चेक करनी है कि क्या हम किसी सेलर से 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदा है क्या, हमने किसी भी कोई सेलर से क्या हमने 50 लाख से ज्यादा का सामान खरीदा है क्या, तो ये चीज जो हम चेक करते हैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर की चेक करेंगे। ठीक है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का चेक नहीं करेंगे, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का चेक करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हुआ कि चेक करो हमारा पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं था तो आप 194 को भूल जाइए, आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की, आप इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था तो आप आगे बढ़िए, देखिए कि 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का सामान एग्रीगेट में, यानी कि अलग अलग क्वांटिटीज में बार बार खरीदा है। एक बार में 50 लाख है तो भी चलेगा, 50 लाख से ज्यादा, और अगर आपने मान लो एक बार 10 लाख खरीदा, एक बार 12 लाख खरीदा, एक बार 25 लाख खरीदा, एक बार 30 लाख खरीदा, या छोटे छोटे अमाउंट्स में खरीदा, लेकिन इस साल खरीदते खरीदते क्या हुआ गया, टोटल एक सेलर से खरीदा हुआ सामान जो है 50 लाख से ऊपर हो गया है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आगे बढ़िए।
अब आप आ जाइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में देखिए कि जो सेलर जिससे आपने वो सामान खरीदा है वो रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो रेसिडेंट है, इंडियन रेसिडेंट, तब तो ठीक है। अगर रेसिडेंट नहीं है, मान लो कि आपने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया है कोई सामान, ठीक है, जो 50 लाख से ज्यादा का है और फॉरेन सेलर ने आपको बेचा है, तो फिर 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप इसको भूल जा सकते हो। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर स्टेप 4 में चेक करेंगे क्या, चेक वेदर एनी अदर प्रोविजन ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट एक्सेप्ट 194Q। आप देखो कि आपने जो परचेजेस की है, क्या उस पे इनकम टैक्स एक्ट का कोई और टीडीएस का सेक्शन अप्लाई हो रहा है क्या, कोई और सेक्शन के अंदर हमको टीडीएस काटनी पड़ेगी क्या, एक बार चेक कर लो। अगर किसी और सेक्शन के अंडर टीडीएस अप्लाई हो रहा है तो उस सेक्शन के हिसाब से टीडीएस कटेगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तब जाके फाइनली आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर 194Q। तो एक बार चलो रिवाइज करते हैं इस चीज को, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चेकलिस्ट अगर आपने देख ली, ठीक है, अगर आपने समझ ली ये कंडीशंस, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मैं सेक्शन के प्रोविजंस जो है मैंने नोट्स बना के रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या चेक करना है कि अपना टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा था कि नहीं था। अगर है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं था तब तो भूल जाओ। अच्छा, स्टेप 2 में चेक करेंगे कि किसी सेलर से हमने इस साल 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा है क्या। वो एक ट्रांजैक्शन में भी, वन शॉट में भी आप 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद सकते हो, और आप अलग अलग अमाउंट्स में, छोटे छोटे अमाउंट्स में भी अगर खरीद रहे हो, लेकिन टोटल परचेज एक सेलर से अगर 50 लाख से ज्यादा हो जा रहा है तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में ये चीज हमको चेक करनी है। अगर इसका आंसर भी यस आता है तो देखो कि जिस सेलर से आपने 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदा वो रेसिडेंट है क्या। अगर रेसिडेंट है तो आगे बढ़ेंगे, अगर फॉरेन कहीं से आपने इंपोर्ट वगैरह किया है तो छोड़ देंगे। अगर रेसिडेंट है तो आगे बढ़ेंगे। फिर चेक करेंगे कि किसी और 194Q को छोड़ के किसी और सेक्शन में हमको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है क्या। जनरली नहीं होगी, अगर नहीं है तो हम 194Q में टीडीएस काटेंगे। अब थोड़ा सा 194Q के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हो। ओके, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो तो पूरा स्टेप्स आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलो बात करते हैं हमारा जो यहां पर हम अपने नोट्स में आ जाते हैं। देखो सेक्शन 194Q जो है ना, ये फाइनेंस बिल 2021 में इंसर्ट किया गया है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है। और ये कब से एप्लीकेबल होगा पता है, ये 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव होने वाला है। 1 जुलाई 2021 से आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट जो है वो चालू हो जाएगी। अब यहां पर ट्रांजैक्शन समझते हैं। देखो ये बी जो है ये बायर है, ये एस जो है वो सेलर है। तो सेलर ने क्या किया, गुड्स बेचा एवव 50 लैक्स। यहां पर देखो गुड्स सेल किया एवव 50 लैक्स टू बायर, बायर को बेचा इन करेंट फिनेंशियल ईयर, करेंट साल में बेचा है। ओके, तो बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा या उसको अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, तो उस समय वो क्या कर लेगा, टीडीएस डिडक्ट कर देगा, ठीक है। अब बायर कौन है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देखो ये कंडीशंस मैंने आपको स्टेप्स में ही बता दिए कि बायर कौन है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और इसमें एक चीज रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है, किसी को नोटिफाई कर देता है कि ये बंदा जो है ये बायर नहीं कहलाएगा, तो उस बंदे को हम बायर नहीं मानेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकता है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल नोटिफिकेशन निकाल दिया और कह दिया कि सेल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जो है वो इस सेक्शन में बायर नहीं मानी जाएगी। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि सेल बायर नहीं मानी जाएगी, तो फिर सेल को 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक ऑप्शन अपने पास रखा है कि जिसको हम बोल देंगे कि ये बायर नहीं होगा तो वो फिर बायर नहीं माना जाएगा, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेलर के केस में क्या कंडीशन है, शुड बी रेसिडेंट, सेलर को क्या होना चाहिए। अब टीडीएस का रेट देख लेते हैं, टीडीएस किस रेट पे कटेगा। तो टीडीएस जो कटेगा वो कटेगा 0.1% पे। कितना, 0.1%। लेकिन किस अमाउंट का, किस अमाउंट का, अमाउंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो परचेज वैल्यू एवव 50 लैक्स मैंने लिख रखा, परचेज वैल्यू एवव 50 लैक्स, यानी कि अगर किसी सेलर से आपने मान लो 55 लाख का माल खरीदा है तो सिर्फ 5 लाख पे कटेगा, ठीक है। 50 लाख तक टीडीएस काटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 50 लाख से ऊपर जितने का आप परचेज कर रहे हो उस सेलर से, उस पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत है। ओके, तो ये चीज याद रखना, एवव 50 लैक्स जो है वो फिगर होगी। ओके, लेकिन
अगर सेलर ने आपको पैन नंबर नहीं दिया है, अगर सेलर ने आपको पैन नंबर नहीं दिया है तो आप कितना टीडीएस काटोगे पता है? 5% काटोगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो भी बंदा अपना पैन छुपा के रखेगा ना, उस पे हम जुल्म पे जुल्म करते रहेंगे। पैन तो तुमको बताना ही पड़ेगा भाई, पैन नहीं बताओगे तो तुमको जुल्म सहना पड़ेगा। तो जुल्म क्या कर रहा है यहां पर? 5% रेट पे क्या कर रहा है? टीडीएस काटने की बात कही गई है जहां पर पैन नहीं दिया हुआ है। तो अगर सेलर ने आपको माल तो बेच दिया पर अपना पैन नंबर नहीं बता रहा है, तो आप बोलोगे रुक बेटा, तेरा 5% रेट पे मैं टैक्स काटूंगा। ओके, चलो अब ये टीडीएस कब काटना है, टाइमिंग क्या है? ठीक है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने सही समय पे टीडीएस नहीं काटा तो पेनल्टी वगैरह आपको लग सकती। तो देखो टाइमिंग क्या है, या तो जब सेलर को पेमेंट हो रही है उस समय काटना पड़ेगा, या आप उसके अकाउंट में सम क्रेडिट कर रहे हो उस समय डालना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पूछेंगे मेरे से कि अकाउंट में क्रेडिट करना मतलब क्या, उसके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देना? नहीं जी, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाल देना। अकाउंट में क्रेडिट करना मतलब जब सेलर से हमको इनवॉइस मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसकी इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं अपने बुक्स में। ठीक है, इनवॉइस जो मिलता है हमको सेलर से, इनवॉइस को हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। ओके, तो जब इनवॉइस को हम प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं? सेलर की एक लायबिलिटी हम क्रिएट करते हैं ना उसको पेमेंट देने के लिए। तो सेलर की एक लायबिलिटी आ जाती है हमारे बुक्स में, क्योंकि उससे हमने गुड्स खरीदा है, उसको पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी आ जाती है, मतलब क्या? सेलर को हम क्या करते हैं अपने बुक्स में? क्रेडिट। उसी क्रेडिट की बात यहां पर की गई है। जब हम सेलर को अपने बुक्स में क्रेडिट करेंगे, यानी कि हमने लायबिलिटी अपने अकाउंट में बुक कर ली, चाहे हमको पेमेंट हम कर पाएंगे नहीं। कभी कभी देखो फंड्स हमारे पास कम होते हैं तो हम पेमेंट इंस्टेंटली नहीं कर पाते, लेकिन लायबिलिटी हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस बंदे को पेमेंट करना है। तो अगर हमने लायबिलिटी जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस समय हमको टीडीएस पेमेंट कर देना पड़ेगा। तो देखो दोनों में से जो पहले हो रहा है, या तो हमने सेलर को पेमेंट कर दिया, या हमने अपने बुक्स में सेलर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि लायबिलिटी चढ़ा ली कि सेलर को पेमेंट करना है। दोनों में से जो भी पहले हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर, उस केस में उस डेट को हमको टीडीएस जो है, हमारी टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। अच्छा, अब हर सेक्शन के कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं कहां पे ये लागू नहीं होता, तो एग्जेम्पशंस भी यहां पर देख लो। एग्जेम्पशंस क्या है? व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन। अगर इनकम टैक्स के किसी और प्रोविजन के अंडर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसी ट्रांजैक्शन पर, तो फिर आप 194Q के अंडर टीडीएस नहीं काटोगे। ठीक है, अब देखो यहां पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, यहां पर मैंने एक स्टेप लिखा था कि चेक वेदर एनी अदर प्रोविजन ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल, एनी अदर प्रोविजन ऑफ टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट। तो वही चीज मैंने लिखाया था कि अगर कोई और टीडीएस का कोई दूसरा प्रोविजन यहां पर लागू हो रहा है ना, तो फिर हम 194Q नहीं करेंगे। तो वही एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है यहां पर कि अगर टीडीएस का कोई दूसरा प्रोविजन यहां पर लागू हो रहा है तो हम फिर 194Q नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर टीसीएस कलेक्टेबल है सेक्शन 206C के अंदर, अगर टीसीएस कलेक्टेबल हो रहा है तो भी हम 194Q में नहीं करेंगे। लेकिन अगर टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है सेक्शन 206C1H के अंदर, सेक्शन 206C1H क्या है पता है? सेक्शन 206C1H जो है ना, ये 194Q का भाई है। भाई ये क्या कहता है? ये बिल्कुल उल्टा एक सेक्शन है जो कि सेलर्स पे लागू होता है, और ये कहता है सेलर्स को टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। जैसे बायर्स को बोलता है टीडीएस डिडक्ट करो जहां पर 50 लाख से ज्यादा के गुड्स बिक रहे हैं, वहां सेलर्स को बोलता है कि तुम टीसीएस कलेक्ट करो जहां 50 लाख से ज्यादा के गुड्स तुम सेल कर रहे हो। तो अब आप बोलोगे सर टीसीएस भी काटने के लिए बोल रहा है, टीडीएस भी काटने के लिए बोल रहा है, क्या करें सर, कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो देखो सेक्शन ये चीज क्लियर बोल देता है, 194Q में ये चीज क्लियरली लिख दी गई है कि अगर कहीं पर किसी ट्रांजैक्शन में 206C1H, ठीक है, एंड 194Q, ये दोनों अगर एप्लीकेबल होते हैं, ये दोनों ही एप्लीकेबल हो जा रहे हैं, सारे कंडीशंस दोनों सेक्शन के सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमको टीडीएस काटना पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये 194Q में लिख दिया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा केस बन रहा है जहां पर 206(1)H और 194Q, यानी 206(1)H के अंदर टीसीएस भी काटना है सेलर को और 194Q के अंदर टीडीएस भी काटना है बायर को। टीसीएस काटना नहीं, टीसीएस कलेक्ट करना होता है, सॉरी। तो हम क्या करेंगे?
हम टीसीएस नहीं लेंगे, हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है, तो उस समय हम सेलर को बोल देंगे कि भाई तुझे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तू छोड़ दे, मैं 194 क्यू में, मैं बायर हूं, मैं 194 क्यू में टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेता हूं। ओके, तो एक्सेप्शंस भी आपने देख लिया कहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको सेक्शन 206C1H के बारे में नहीं पता है तो ये बिल्कुल इसका एक भाई जैसा सेक्शन है। ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल हुआ था, और 194 क्यू होगा 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, तो एग्जाम्पशंस तो हमने देख लिए, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है देखिए आप लोग, मिस्टर ए अ बायर, बायर कौन है? मिस्टर ए। ठीक है, हैविंग ए टोटल टर्नओवर ऑफ 50 करोड़। तो मिस्टर ए एक बायर है, उसका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ है। मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी अ सेलर वर्थ ₹52 लाख। तो देखो मिस्टर ए बायर है, ठीक है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ओके, तो मिस्टर ए के ऊपर 194 क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा? क्योंकि उसने एक तो टर्नओवर उसका 10 करोड़ से ज्यादा है, ऊपर से उसने मिस्टर बी से 52 लाख का माल खरीद लिया करंट ईयर में। 52 लाख का माल यानी कि 50 लाख से ऊपर का वैल्यू है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194 क्यू इन द गिवन ट्रांजैक्शन। यहां पर देखिए बायर का टर्नओवर क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है तो 194 क्यू तो अट्रैक्ट हो जाएगा यहां पर। ओके, फर्दर बायर ने क्या किया कि उसने परचेज गुड्स किया है मोर देन 50 लैक्स, तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, कितने के ऊपर टीडीएस काटेंगे? 52 लाख माइनस 50 लाख, यानी कि सिर्फ 2 लाख के ऊपर टीडीएस काटेंगे। याद रखिएगा 50 लाख से ऊपर का जितना अमाउंट है सिर्फ उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे। रेट क्या होगी? 0.1%, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अमाउंट कितना होगा? 200 रुपए का टीडीएस कटेगा। ठीक है, बहुत ही आसान। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है। मिस्टर एक्स बायर है, ठीक है, उसका ग्रॉस रिसीप्ट्स है 40 करोड़। अच्छा, टर्नओवर जो शब्द लिखा था ना, उसका मतलब आप सेल्स भी समझ सकते हो, ग्रॉस रिसीप्ट्स भी समझ सकते हो। ओके, ये तीनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से गुड्स खरीदा 60 लाख का। कितने का खरीदा? 60 लाख का। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन और दे दी है कि मिस्टर वाई जो है ना सेलर, उसका भी टर्नओवर 15 करोड़ है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या ये क्यों बताया पता है? ये इसलिए बताया क्योंकि मिस्टर वाई के ऊपर 206C1H जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि उसका टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने 50 लाख से ऊपर का माल एक बंदे को बेचा है। और मिस्टर एक्स के ऊपर क्या लागू हो जाएगा? 194 क्यू। क्यों? क्योंकि उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और उसने एक बंदे से 50 लाख से ऊपर का माल खरीदा है। अब इस केस में 206(1)H और 194Q दोनों एप्लीकेबल होगा। मतलब मिस्टर वाई को हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए और मिस्टर एक्स को हिसाब से टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन 194Q ने बोल दिया है कि जहां पर ये दोनों सेक्शंस आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि दोनों ही एप्लीकेबल हो रहे हैं, सारे कंडीशंस दोनों के सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लड़ाई में जीतेगा कौन? ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। ठीक है, ये हार जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमको मतलब मिस्टर एक्स जो बायर है उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q, और मिस्टर वाई जो सेलर है उसको अब टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक ऐसा बायर होता जिसके पिछले साल की टर्नओवर होती 40 करोड़ नहीं, सिर्फ 4 करोड़। ठीक है, तो क्या होता? अगर मिस्टर एक्स की टर्नओवर सिर्फ 4 करोड़ होती तो मिस्टर एक्स के ऊपर 194Q लागू नहीं होता। ठीक है, मिस्टर एक्स के ऊपर 194Q लागू नहीं होता, तब हम जाके 206C1H के अंडर मिस्टर वाई को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता, क्योंकि 194Q तो लागू नहीं हो रहा है, मिस्टर एक्स का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो बायर को तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तब सेलर को टीसीएस काटना पड़ेगा। ओके, लेकिन जहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां पर 194Q जीत जाएगा। तो यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? देखो 60 लाख का माल बिका था, 50 लाख तक तो हमको टैक्स नहीं काटना है, तो टीडीएस कटेगा कितने पे? 10 लाख पे। रेट क्या होगी टीडीएस की? 0.1%, तो टीडीएस कितना कटेगा? 1000। तो आशा करता हूं कि ये जो डिस्कशन मैंने की है ये समझ में आपको आ गया होगा। ऐसी डिस्कशंस मैं फ्यूचर में आपके लिए लाता रहूंगा, वीडियोस कभी कभी अपलोड करता रहूंगा जब ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे।
तो अगर आपको इन अपडेट्स को पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।